गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी कक्षा 7 का मंजरी पाठ्य पुस्तक पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे और पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कविता वीरों का कैसा हो वसंत, जिसके लेखिका हैं श्री सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, आप सभी इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इस कविता के माध्यम से आपको इसके भावार्थ को भी समझाया जाएगा। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत नामक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। इनको आजादी की लड़ाई में प्रथम सत्याग्रही होने का गौरव प्राप्त है। इनकी कालजयी रचना मुकुल है। त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें प्रतिष्ठित सिक्सरिया पुरस्कार मिला है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया है। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। प्रस्तुत पंक्तियों में देश की सीमा पर खड़े पहरेदारों को हिमाचल से देश की सुरक्षा हेतु पुकार आ रही है। यह आवाज पूरे देश में सुनाई दे रही है और सभी दिशाएं, पृथ्वी, नभ आदि पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। देश के लिए वीरों द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करना ही उनके जीवन का वसंत है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में एक तरफ सामान्य जनता वसंत में राग, माधुर्य, भोग, प्रेम रस युक्त होकर जीवन व्यतीत कर रही है। सौंदर्य और समृद्धि को धारण करने वाली धरती पूरी तरह से रोमांचित हो रही है। वसंत के रंग से युक्त धरती की रक्षा करने वाला कंतवीर के वेश में सीमा पर अपने प्राणों का बलिदान करके अपने देश को सुरक्षित कर पाता है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत के समय सामान्यतः कोयल उन्मुक्त होकर अपनी तान बिखेर रही है, तो सीमा पर मारू के बजने पर सैनिक उस गान को सुनकर कुछ भी कर गुजरने के लिए उन्नत हो उठता है। धरती पर एक तरफ भोग विलास में युक्त लोग अपना सर्वस्व लुटाने को आतुर होते हैं, तो युद्ध के समय वीर वसंत का चोला पहनकर अपने जीवन में देश की रक्षा के खातिर बलिदान देने को तैयार रहता है। वीरों के लिए वसंत लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करने में है। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवित्री देश काल परिस्थिति के अनुसार वीरों के लिए लिखने वाले कवियों को आगाह करना चाहिए हैं कि वे किस विषय पर काव्य रचना करेंगे। वे श्रृंगार को चुनेंगे या शोषितों, वंचितों की मुक्ति पर रचना करेंगे। अब देश में ही यही समस्या मुखरित हो रही है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वीरों का वसंत धनुष, बाण या कृपाण का चयन करके मातृभूमि पर न्यौछावर होने में ही है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवित्री ने देश के इतिहास में घटित घटनाओं से प्रेरणा का जो व्यापक अनुभव था, उससे सीखने की बात कही है। इसीलिए लंका में आग लगने के प्रसंग के माध्यम से शांति के प्रस्ताव को ठुकराकर देश को युद्ध में ढकेलने और उसके परिणाम से सचेत किया गया है। अतीत में जाकर कुरुक्षेत्र को जगाना
और अनुभव प्राप्त करना एवं युद्ध जनित नई रणनीतियों से देश की सुरक्षा मजबूत करने की बात संचरित होती है। ऐसी स्थिति में वीरों के लिए वसंत सदैव मातृभूमि के लिए अपने जीवन को हंसते हुए अर्पित कर देना है। हल्दी घाटी का शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवियत्री ने प्राचीन स्थलों एवं स्तंभों का आह्वान किया है और नाना राणा के स्वाभिमान की कहानी और देश पर मर मिटने का जुनून पैदा करके अपने वीरों में जोश जगाना चाहती हैं। इसके माध्यम से उस समय हो रहे नरसंहार को रोकना चाहती हैं। फिर वही प्रश्न खड़ा करती हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। तो वीरों का वसंत देश के स्वाभिमान के खातिर शहीद होना ही है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवित्री ने वीर रस की कविताओं से युक्त कवियों जैसे भूषण एवं चंद के द्वारा वीरों में उत्साह, ओज, वीरता के गुण भरने वाली छंदों की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वतंत्रता के समय लेखन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर लगे प्रतिबंध को दर्शाया गया है। यहाँ पर कवियों से विषय चयन की बात की गई है। वे किस तरह के विषय पर काव्य रचना करें, प्रेम पर या वीरता पर। वीरों का वसंत वीरोचित भावना की उत्कृष्टता और स्वतंत्र कार्य में सन्नद्ध होना ही है। अभी अभी हमने वीरों का कैसा हो वसंत कविता को पढ़ा और उसके भावार्थ को भी जाना। अब आइए कुछ पद्यांश ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण पद्यांश है, उनका हम संदर्भ सहित व्याख्या भी करना सीखेंगे। तो सबसे पहला पद्यांश है, आ रही डैश कैसा हो वसंत। इस पद्यांश का हमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखेंगे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो पद्यांश होता है इसमें हम कवि या रचयिता का नाम लिखते हैं, जबकि जो गद्यांश हमारा होता है उसमें हम लेखक का नाम लिखते हैं। तो ये हमारा पद्यांश यानी कविता है, तो हम यहाँ पे कवित्री या कवि, अगर लेडीज़ है तो कवित्री बोलेंगे, जबकि अगर जेंट्स होते हैं, मेल होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेखक, कवि, क्या नाम है, कवि या रचयिता। तो पहली जो पंक्ति है उसमें हम उसका संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 में संकलित कविता वीरों का कैसा हो बसंत कविता से ली गई है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। इस कविता में कवित्री ने प्रश्न किया है कि वीरों का कैसा बसंत हो। यही आपका प्रसंग भी हो जाएगा, इसको आप अपनी नोट कर लीजिएगा। प्रसंग और संदर्भ दोनों एक ही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। जो पहला पंक्ति है, पहला पद्यांश है, उसका व्याख्या किस प्रकार करना है। तो जो पहला पंक्ति है उसमें हम लिखेंगे व्याख्या में, हिमाचल पुकार रहा है, हिमाचल पुकार रहा है, उद्धति बार बार गरज रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समेत 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए। दूसरा हमारा प्रसंग है, दूसरा हमारा पद्यांश है। उस दूसरा पद्यांश हमारा स्टार्ट होता है, फूली सरसों ने डैश कैसा हो बसंत। जो संदर्भ और प्रसंग होगा पूर्वत की तरह होगा, जैसे पीछे लिखा गया था ऊपर वाले में, उस सेम टू सेम इसमें भी लिखेंगे। इसमें लिखेंगे जो व्याख्या है उसमें कहा गया है, फूली सरसों अर्थात लहराते फसलों ने वीरों के जीवन में रंग भरते हैं। आसमान मानो पुष्प रस लेकर के आया हो, बसंत के रंगों से दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित यानी प्रसन्न हो रहा है, परंतु उसका कत यानी पति या प्रिय वीरों की वेशभूषा में ही है, यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का कैसा
हो बसंत। अगला पद्यांश है, भर रही कोकिला डैश कैसा हो बसंत। संदर्भ प्रसंग पूर्वत ही रहेंगे। इसका जो व्याख्या होगा, व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री कहती है कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आएगा जब वे शांति से अपनों के साथ खुशियाँ मनाएंगे, अन्यथा उनका बसंत तो युद्ध की तरह ही तैयारी में ही बीत जाता है। बसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इस तरह है कि वीर जब युद्ध मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अनंत यानी जीवन मृत्यु दोनों को ही हथेली पर रखकर चलते हैं। जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिलेगी तो मृत्यु। कवित्री पुनः प्रश्न करती है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों को बसंत कैसा हो। अगला पद्यांश है, कह दे अतीत डैश कैसा हो बसंत। जो संदर्भ और प्रसंग होगा एज इट इज होगा, जैसे ऊपर लिखा था पूर्वती होगा। इसका जो व्याख्या होगा, व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री चाहती है कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, अतः अतीत को अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है, युद्ध क्यों होते हैं, उससे किसी का भी कभी भला नहीं होता। जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी, इस प्रश्न का विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कहा जा रहा था ताकि वह अपने अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकट से बचा सके। अगला पद्यांश है, हल्दी घाटी का शिला डैश कैसा हो बसंत। इस संदर्भ में और जो इसका जो संदर्भ और प्रसंग पूर्वती होगा, एज इट इज होगा। और इसका जो व्याख्या है इस प्रकार है। व्याख्या, कवित्री कहना चाहती है कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों से आह्वान किया जाए और देश के गौरव महाराणा प्रताप, नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों की बसंत कैसा हो। क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही उनका बसंत है? इसलिए कवित्री अतीत में घटित युद्ध के कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार को रोकना चाहती है। अगला पद्यांश है, वीरों का कैसा हो डैश कैसा हो बसंत। इसमें जो संदर्भ और प्रसंग होगा पूर्वती होगा। व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती है कि आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सके। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों की गुलाम है, इसलिए खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती। फिर हमें कौन आकर बताएगा कि वीरों का बसंत कैसा हो। बच्चों, अभी ये सभी आपने प्रसंग जो पद्यांश से सबका संदर्भ से व्याख्या आपने सीखा। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे जो प्रश्न उत्तर होंगे इस कविता के माध्यम से। आइए देखते हैं। सेकंड प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इस स्थान पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले के नाम सूची बनाएं। तो जो यहाँ पे जो 1857 में क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो उसमें कौन कौन से, जैसे कि कई राज्य दिए गए हैं, अलग अलग राज्यों से कई लोगों ने अपना नेतृत्व किया था, तो उनकी एक सूची बनाना है बच्चों। आइए देखते हैं किस प्रकार सूची बनेगी। तो उत्तर में आप लिखेंगे 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र स्थल पर नेतृत्व करने वाले लोग। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली से जो नेतृत्व किया था 1857 में, वो किए थे बहादुर शाह जफ़र ने। बख्ता की बात करें, मेरठ में देखते हैं, मेरठ में किए थे धन सिंह गुर्जर। तो धन सिंह गुर्जर ने नेतृत्व किया था मेरठ का। कानपुर से नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब तथा तात्या टोपे। लखनऊ से नेतृत्व करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल। झांसी से नेतृत्व करने वाले कौन थे? झांसी से नेतृत्व करने वाली थी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले
लियाकत अली। बिहार यानी जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह। बरेली से नेतृत्व करने वाले थे खान बहादुर खां। फैज़ाबाद से नेतृत्व करने वाले थे मौलवी अहमदुल्ला। फ़तेहपुर से नेतृत्व करने वाले थे अज़ीमुल्ला। तो ये सब नाम दिए गए हैं कुछ जो दिल्ली जो प्रमुख केंद्र स्थल थे तथा उनका नेतृत्व करने वाले लोगों के नाम। तो उसको आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद उसको याद भी कर लीजिएगा। ये आपके हिंदी के साथ साथ आपके इतिहास में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान में रखना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का त्याग कर देश की रक्षा में संध रहता है। दुर्गम बर्फ से घिरी पहाड़ी पर स्थित किसी सैनिक को किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सोच कर लिखिए। जो सियाचिन ग्लेशियर पे रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको आपको सोच कर लिखना है। तो उत्तर में बच्चों लिखेंगे, देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बर्फ़ से घिरी दुर्गम पहाड़ियों पर दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ती है। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहना पड़ता है। 0 डिग्री से नीचे तापमान में भी बिना थके बिना रुके प्रहरी का कार्य तल्लीनतापूर्वक करते हैं। सर्दियों में हड्डियों को जमा देने वाली ठंड की रात में भी वे बंदूक लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं ताकि देशवासी चैन की नींद सो सकें। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमको पर्यायवाची लिखना है। तो शब्द पहला है, उसका पर्यायवाची लिखेंगे। भू का पर्यायवाची बच्चों क्या होता है? पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आगे कंपटीशन वाला भी तैयारी करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है भू का पर्यायवाची क्या होता है? भू मतलब क्या होती है? धरी। दूसरा होता है पृथ्वी, इसे कहते हैं वसुधा, अवनी, भूमि। नभ का मतलब होता है, नभ का पर्यायवाची क्या कौन कौन शब्द होते हैं? नभ का मतलब होता है आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अव्र। पुष्य का पर्यायवाची होता है पुष्य, यानी कि मतलब होता है फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। ये सब पुष्य के पर्यायवाची शब्द हैं। मधु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो मधु का पर्यायवाची शब्द है शहद, मकरंद, पुष्परस, माच्छिक। तो ये सब किसके हैं? मधु के पर्यायवाची शब्द हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत, दामिनी, चंचला और चपला। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको याद भी कर लीजिएगा। अगला बच्चों प्रश्न यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें विग्रह करना होता है। विग्रह का मतलब होता है हमें तोड़ना होता है। वो शब्द इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा अलग करके विग्रह कर देना है, तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है शिलाखंड, सिंहगढ़, हिमाचल, गलवाहें, धनुष बाण। तो उसका हम इस प्रकार विग्रह करेंगे। उत्तर में लिखेंगे शिलाखंड। यहाँ पे हमारा शब्द जो दिया है इधर साइड में हम उसका समास विग्रह, यानी कि उसका यहाँ पे हम लिखेंगे पद। यहाँ पे पद लिखेंगे एक साइड में, दूसरे साइड में लिखेंगे पदों का विग्रह। यहाँ पे लिखेंगे पदों का विग्रह। ठीक है, ठीक है। ये लिखने के बाद आप एक लाइन खींचेगा और लिखिएगा इधर साइड में पद में लिखेंगे शिलाखंड। शिलाखंड को जो हम दो भागों में तोड़ेंगे यानी इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे शिला का खंड। सिंहगढ़, सिंहगढ़ को हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे सिंगों का गढ़ या सिंह को गढ़। तीसरा है हिमाचल, हिमाचल का मतलब होता है हिम का आंचल। गलवाहें, गलवाहे का मतलब होता है गले में बाहें। इसका अगर मतलब विग्रह करते हैं तो धनुष बाण का अगर विग्रह करेंगे तो बच्चों धनुष बाण का विग्रह करने के बाद होता है धनुष और बाण। कुछ यहाँ पे आपको मुहावरे सब कुछ दिए गए हैं जिसका हमें मुहावरा लिखना है। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है दांत खट्टे करना है, दूसरा है ईंट से ईंट बजाना, तीसरा है छक्के छुड़ाना, चौथा है अंगारों पर चलना और पांचवा है खेत रह जाना। तो पहला ये देखते हैं
दांत खट्टे करने का मुहावरा क्या होता है? तो दांत खट्टे करने का मतलब होता है बच्चों, इसका अर्थ होता है पराजित करना। और उसको अगर अपने शब्दों में हम इसका प्रयोग करेंगे इस मुहावरे का, तो इस प्रकार लिखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दूसरा यहाँ पे जो शब्द दिया गया था, ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है विनाश करना। हमारे सैनिक अपने इसके वो अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, यानी कि विनाश कर दिया। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है करारा जवाब देना। तो कारगिल, इसका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, लिखेंगे, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिक ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। आपको इस प्रकार लिखना होगा, जो आप कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाक्य, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक का अगला हेडिंग डालेंगे अर्थ, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वाक्य में प्रयोग, ठीक है, वाक्य में प्रयोग। तो यहाँ पे वाक्य मतलब पहला वाक्य जो आप कैसे ईंट से ईंट बजाना था, ये यहाँ पे 3 लाइन खींच लेंगे। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है विनाश करना है, विनाश करना यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसका जो वाक्य में प्रयोग कर रहे होते हैं, जो यहाँ पे लिखा होता है कि हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उसको यहाँ पे लिखेंगे। इस प्रकार 3 लाइन खींच के आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है बच्चों। लास्ट देख लेते हैं, 2 और बचे हैं। अंगारों पर चलना, अंगारों पे क्या लिखा है, जोखिम से भरे काम करना, यानी कि जोखिम से भरे काम करना इसका अर्थ हुआ। जबकि इसका अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर चलते थे बेहिचक। जो लास्ट का आपका है, खेत रह जाना, यानी रणभूमि में मारा जाना। इसका मतलब होता है खेत रह जाना का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है कि रणभूमि में मारा जाना। और इसमें हम अपने वाक्य में जो प्रयोग करेंगे, चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रह गए, यानी कि रणभूमि में मारे गए। तो बच्चों, अभी आपने वीरों का कैसा हो बसंत कविता को पढ़ा, उसके भावार्थ को जाना, उसके संदर्भ सहित व्याख्या भी किया, कुछ प्रश्न भी किए, जिसको आपको इन सब प्रश्नों को अपने अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करने के पश्चात आपको इसको फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींचने के बाद इसको अपने स्कूल ग्रुप में, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के समय में आपको क्या करना है, फ़ोटो खींच करके, क्योंकि कॉलेज खुल नहीं रहेंगे, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करना बंद कर दें, आपको पढ़ते रहना है और साथ ही साथ खेलते भी रहना है, कूदते भी रहना है, घर में ही करना है, बाहर नहीं निकलना है। तो इसको आप नोट करके फ़ोटो खींच के अपने ग्रुप में सेंड कर लीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई कविता के साथ।